बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MD CAT जर्नी चैनल। सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ का आज हम बायो का लेक्चर करने वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। आपने जो है फुल फोकस्ड होकर आज का लेक्चर अटेंड करना है और होप सो आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें आज के आज ही फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी। बट अपने पास नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और जो मैं आपको बताते जाऊँ उसको नोट करते जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि नोट्स आपके लिए बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ साथ नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आज स्टूडेंट हमने पार्ट 2 करना है, जिसमें हम क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था, तो उनमें से बोन की डिसऑर्डर्स रह गई थी। तो इसलिए आज मैं क्या कर रही हूँ, बोन की डिसऑर्डर्स और मसल्स की डिसऑर्डर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर फिर हम मसल और उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा जो मैकेनिज़्म है उस सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मसल डिसऑर्डर्स का उस टॉपिक से कोई मतलब इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बोन की डिसऑर्डर्स और मसल्स की डिसऑर्डर्स इकट्ठी करवा दी जाएं। बोन डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको पढ़ेंगे, डिस्क स्लिप। मसल डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे टेटनी और टेटनस, उसके बाद मसल फैटीग, क्रैम्प्स वगैरह। ठीक है, इसी तरह रिकेट्स और बहुत सी डिजीज़ हैं वो सब हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जो हमारी जो बायो है इसके अंदर 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इन्हीं में से ज़्यादा MCQs आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि हमारी बायो में बहुत ज़्यादा सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से करना लाजमी है। दूसरा होती हैं डिजीज़, ठीक है, डिसऑर्डर्स। तो ये जो डिज़ीज़ होती हैं इन पर भी बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, इसलिए डिज़ीज़ को भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज करेंगे बोन डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखेंगे बोन की कौन कौन सी डिज़ीज़ होती हैं, फिर हम करेंगे मसल्स की डिसऑर्डर्स। सो बोन डिसऑर्डर्स में पहली जो हमारे पास आती है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखें स्टूडेंट, जो भी कोई लफ्ज़ होता है ना उसको तोड़ कर देखा करें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ऑस्टियो का वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑस्टियो का मतलब बोन से रिलेटेड है, और पोरोसिस का मतलब क्या, पोर्स होना, ठीक है, या फिर कोई सुराख होना। तो अब देखें ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो पोरस हो जाती हैं। पोरस मींस उसके अंदर जो सुराख हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक नॉर्मल बोन है और ये एक ऑस्टियोपोरोसिस की बोन है। ठीक है, देखें इसके अंदर कितने बड़े बड़े जो है सुराख हो गए। बोन तो वैसे स्पॉन्जी होती है, लेकिन इसके अंदर जो है स्पॉन्जी बोन के अंदर भी जो पोर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब हमारी बोन जो है वो बिल्कुल खोखली होने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बोन का जो मैस है वो रिड्यूस कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो इसके अंदर से क्या होता है, मतलब निकलने लग जाता है बोन्स में से, और बोन्स जो है रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही रहती है ऑस्टियोपोरोसिस में, मतलब हमारी बोन जो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह इन सब से मिलकर बनी होती है तो उसकी कंपोजिशन वही रहती है, मतलब कैल्शियम फॉस्फोरस उसके अंदर रहेंगे, लेकिन सिर्फ उनकी क्या होगी, कैल्शियम जो है उसका लेवल कम हो जाता है बोन्स में, जिस वजह से बोन का जो मैस है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े से पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये भी जो है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए MCQs हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप इसी तरह स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इनको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, कॉजेज़ क्या हैं, तो सबसे पहले जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक हार्मोनल कॉज है। ठीक है, मतलब हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है फीमेल्स में। ठीक है, तो उस एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। एस्ट्रोजन का काम होता है मतलब कैल्शियम लेवल जो है बोन्स में रेगुलेट करना। ठीक है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का भी काम है। उसके अलावा कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन ये भी एंटागोनिस्टिकली जो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन के लेवल की कमी होने की वजह से जो हमारी बोन है वो पोरस हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर पोर्स बनना शुरू
शुरू हो जाते हैं। दूसरा है इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, उसकी वजह से भी हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरा है लो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स अगर कम हो जाए या फिर कैल्शियम का लो लेवल हो जाए तो उस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ERT। ERT क्या है? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है स्टूडेंट, तो ERT का मतलब क्या? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो ये एक ट्रीटमेंट है, मतलब इस थेरेपी के ज़रिए से जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होने वाले फ्रैक्चर्ड हैं उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि देखें जब हमारी बोन्स खोखली हो जाएंगी तो उनको वो फ्रैक्चर भी उसके अंदर क्या है बहुत ईजिली हो सकते हैं। तो उसके लिए एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। ठीक है, जिससे एस्ट्रोजन के लेवल को रेगुलेट किया जाता है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे MD-CAT सिलेबस में। ठीक है, आर्थराइटिस क्या होता है? सो इसी तरह जैसे हमने पीछे वर्ड को तोड़ा था, इसको भी तोड़ के देखें मैंने आपको बताया था आर्थरो का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है जॉइंट्स। ठीक है, और आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन क्या कहलाती है? आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन एंड डिजनरेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स का जुड़ जाना या फिर उनका सूज जाना। ठीक है, सोजिश हो जाना, ये क्या कहलाता है? आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की वजह से क्या होता है? जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर पेन होती है, स्टिफनेस का मतलब हार्डपना, रिजिडिटी आ जाती है, मतलब सख्त हो जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है। अब आर्थराइटिस की वैसे तो 100 टाइप्स बताई गई हैं। ठीक है, 100 टाइप्स होती हैं या फिर इससे भी ज़्यादा, ये मेंशन किया गया पंजाब टेक्स्ट बुक में। मेन जो टाइप्स हैं जो कि क्रोनिक यानी कि शदीद आर्थराइटिस की हैं टाइप्स, वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। और हमारे MD-CAT सिलेबस में इन्हीं तीनों को हमने डिटेल से डिस्कस भी करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले इसके अंदर से जो MCQ है वो है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब यह है कि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। ठीक है, और ये क्या है? एडवांसिंग एज के साथ रिलेटेड है, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो एडवांस एज में जब आप 45 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हो जाएंगे तो उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़ हो जाती है। और ज़्यादातर ये डिज़ीज़ फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि बोन्स जो हैं वो क्या होने लग जाती हैं? हमारी वीक होने लग जाती हैं। और प्रोग्रेसिव डिजीज़ का भी यही मतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मेन होता क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जब हमने साइनोवियल जॉइंट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पर क्या प्रेजेंट होता है? एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, या फिर हाइलेन कार्टिलेज, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो उस पर इफेक्ट होता है, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो हमारे जो जोड़ होता है ना उन पर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हाइलेन कार्टिलेज या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल सही है, और यहाँ पर ये डिजनरेट होना शुरू हो गया है, हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है, और दूसरा ये PTB बुक में मेंशन है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो जेनेटिक कॉज, यानी कोई जेनेटिक डिफेक्ट, अगर हमारे जीन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है कि जिसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, मीन्स कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो कुछ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के ही अगेंस्ट काम कर रही होती हैं। ठीक है, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखें, आर्थराइटिस मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं उन पर ही इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इन पर इफेक्ट होता है, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती हैं वो थिक एंड मोटी हो जाती हैं, और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी दो बोन्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन बढ़ती है। देखें, जब हमारी दो बोन्स के दरमियान जो लिक्विड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन से मतलब
फ्रिक्शन से हमें हिफाजत मिल रही होती है। लेकिन जब साइनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन बढ़ती है, और इसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ का मतलब ये होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बहुत, अगर एक जगह पे हमने अपने किसी जॉइंट को फोल्ड कर लिया तो उसको दोबारा ओपन करने में बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि फ्रिक्शन हो रही होती है और हमारे जॉइंट्स स्टिफ हुए हुए होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। आप चलते हैं गाउटी आर्थराइटिस की तरफ। गाउटी आर्थराइटिस को गाउट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड की एक्सेस हो जाती है। एक्सेस का मतलब ज़्यादती, यानी हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड आकर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, और सोडियम यूरिएट के क्रिस्टल्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना क्रिस्टल्स, ये आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इनकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारा जो जॉइंट होता है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। लेकिन ये जो गाउटी आर्थराइटिस या गाउट है ये ज़्यादातर हमारे जो बिग टोज़, यानी जो पाँव जो होता है ना, उसके जो हमारे जो होते हैं टोज़ वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये गाउटी आर्थराइटिस होता है, ठीक है। हमारे जो टोज़ होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आर्थराइटिस की टाइप्स थी जिनके बारे में आपको पता होना लाजमी है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे डिस्क स्लिप की तरफ। सो व्हाट इज़ डिस्क स्लिप? पहले हम देखते हैं कि डिस्क होती क्या है। सो हमने पढ़ा है डिस्क एक्ट्स एज अ कुशन लाइक पैड। अब ये देखें, हमने पढ़ा है ना पीछे कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो उन वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान क्या होता है, कार्टिलेज का एक बैंड प्रेजेंट होता है ना, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में जब हमने जॉइंट्स किए थे। तो इसी को कहा जाता है डिस्क, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, ये कुशन की तरह का पैड होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये हमें जो है ना, मतलब कोई भी झटका लगने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर हम वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये जो डिस्क होती हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम को कोई झटका ना लगे, या फिर वो ज़्यादा जो है, मतलब उस पर कोई इतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये एज अ शॉक ऑब्जर्वर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि शॉक को ऑब्जॉर्व करते हैं और हमें बचा कर रखते हैं, हमें महफूज रखते हैं, ठीक है। अब डिस्क स्लिप होती कैसे है ये हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मैं आपको आगे बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से ये हमारा एक वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर ये हमारे पास एक क्या लगी हुई डिस्क है। अब डिस्क के अंदर डिस्क के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आउटर पार्ट जो है क्या होता है, एक हार्ड पार्ट होता है, और इनर जो पार्ट होता है ना वो मतलब के सॉफ्ट होता है। अब देखें, इसके देखते हैं, ये देखें, ये हमारी एक डिस्क आ गई, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से ये क्या है, वर्टिब्री आ रही है, ठीक है, और ये डिस्क आ गई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसके अंदर ये जो आउटर पार्ट होता है ना, जो कि हार्ड होता है, ये फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है स्टूडेंट, फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और इसका नेम क्या होता है, इसे कहा जाता है फाइब्रस, इसे कहा जाता है फाइब्रस एनुलस, ठीक है स्टूडेंट, का नेम है। अब फाइब्रस एनुलस, इसका काम क्या है, अगर इसका फंक्शन की बात की जाए तो ये फाइब्रस एनुलस जो दो वर्टिब्री हैं उनको आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है स्टूडेंट। दो वर्टिब्री को आपस में जोड़ कर रखना, ये जो आउटर पार्ट है डिस्क का उसका काम होता है, जिसे फाइब्रस एनुलस कहा जाता है। जो इनर पार्ट जो होता है ये सेमी फ्लूइड लाइक होता है, ठीक है, यानी ये थोड़ा फ्लूइड की तरह का होता है, और इसका नाम होता है एनुलस पल्पोजिस, ठीक है, एनुलस पल्पोजिस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी जो बैक है, ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि हम जो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ऊपर नीचे बेंड करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी बेंडिंग हो रही होती है, जो इलास्टिसिटी है वो प्रोवाइड कर रहा होता है ये एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है, आउटर पार्ट फाइब्रस एनुलस। अब देखें, अब जब डिस्क स्लिप होती है तो होता क्या है, ये देखें, मैं आपको अब यहाँ पर ही ड्रॉ करके बताती हूँ कि डिस्क स्लिप होती है तो क्या होता है। जब हमारी डिस्क स्लिप होती है तो क्या होता है कि हमारा जो ये
पार्ट होता है ना जो फाइब्रस एनुलस होता है प्लस है, ये यहाँ से जो है क्या होता है डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिज़ोल्व होता है और इसके डिज़ोल्व होने की वजह से क्या यहाँ पर जो है यहाँ से जो है छेद हो जाता है या फिर होल हो जाता है, और इसके होल होने की वजह से ये जो इसके अंदर जो एनुलस पल्पोसिस होता है ये यहाँ से बाहर प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, हमारा जो फाइब्रस एनुलस है वो रप्चर्ड हो जाता है या फिर डिज़ोल्व होता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर सेमी लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है वो यहाँ से बाहर निकलने लग जाता है और बाहर निकलकर एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये देखें, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसी को ही कहा जाता है डिस्क स्लिप। ठीक है, ये जो बाहर स्ट्रक्चर निकल गया और इसने एक निडल लाइक हार्ड स्ट्रक्चर बना दिया, इसे कहते हैं डिस्क स्लिप। अब ये जो डिस्क स्लिप होती है ये यहाँ से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की वेन्स नर्व्स जा रही होती हैं, तो ये क्या करता है, ये इसके साथ टकराता रहता है, इसके साथ टकराता है। जैसे ही जब हम मूव करते हैं या बैठते उठते हैं तो ये इसके साथ टकरा रहा होता है, जिस वजह से हमें स्वेयर पेन हो रही होती है। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेंगे, आप वाइटामिन और जो मिनरल चाहिए आपको वो नहीं लेंगे, तो आपकी डिस्क जो है स्लिप होने के चांसेस होते हैं। या फिर आपको अचानक से कोई झटका लग जाए या आप एक बार कोई भारी वेट उठा लें तो उसकी वजह से भी आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है। और डिस्क स्लिप का एक और नाम है जिसे कहा जाता है हेर्निएशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। डिस्क स्लिप को हेर्निएशन भी कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप जो है अगर आपकी मतलब आपने चेक करवाया है और आपको पता चला कि आपकी डिस्क स्लिप हो चुकी है, तो आप अगर बेड रेस्ट करेंगे तो डिस्क स्लिप का मसला सॉल्व हो सकता है या फिर पेन किलर से पेन दूर हो सकती है। लेकिन अगर इससे जो है मामला हल नहीं होता तो एंड पर जो है सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ठीक है, डिस्क जो स्लिप हुई होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो ये होता है डिस्क स्लिप। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे रिकेट्स क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो रिकेट्स भी एक बोन डिसऑर्डर है और ये न्यूट्रिशनल कॉज की वजह से डिजीज़ होती है। ठीक है, यानी आपने न्यूट्रिएंट्स में आपके किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, उस वजह से रिकेट्स होती है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका जो पेल्विस हिस्सा होता है ना वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, यानी उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और आपकी लेग्स बोर्ड हो जाती है, मतलब कि फोल्ड हो जाती हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्मल लेग्स हैं और ये जो है रिकेट्स वाले चाइल्ड की बोन्स है। ये देखें, ये थोड़ी आपस में जो है आपस में बेंड हुई हुई हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है किड्स वगैरह चिल्ड्रन वगैरह में होता है। ठीक है, और रिकेट्स के लिए अब इसका कॉज क्या है, तो रिकेट्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब हमें पता है कि हमारे ब्लड और जो बोन्स है उसके अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए 2 हार्मोन यूज़ हो रहे होते हैं। एक हमारा कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है और दूसरा पैराथ हार्मोन जो कि हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलीज़ हो रहा होता है। तो उन्हीं की वजह से ये रिकेट्स और आगे हम और पढ़ेंगे डिजीज़ वो टेटनी वगैरह इस तरह की हो रही होती हैं। ठीक है, सो वो जब हम पढ़ेंगे उन हार्मोन्स के बारे में तो फिर हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन डी से फोर्टिफाइड जो मिल्क होता है, मतलब जिसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है, वो मिल्क दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो सनलाइट जो है वो विटामिन डी का सोर्स होता है, तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी जब फुलफिल होने की वजह से जो है ये सही हो सकती है। ठीक है, अब हम चलेंगे मसल डिसऑर्डर्स पर। बोन डिसऑर्डर्स बस इतनी ही थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मसल डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले आ जाती है टेटनी। ठीक है, टेटनी, अच्छा ये मसल डिसऑर्डर्स जो हैं ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। टेटनी क्या होता है, देखें टेटनी में क्या होता है कि जो आपका जो एक मसल है ना वो बहुत जो है ना बहुत देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके अंदर रिलैक्सेशन आ ही नहीं रही होती। क्या होता है, स्टेट ऑफ सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये देखें आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो रिलैक्स हो ही नहीं रहा होता, मतलब बहुत लंबे अरसे के लिए मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और इसका वजह क्या है, तो ये क्यों होता है, कैल्शियम का जब लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उस वजह से जो है मसल जो होता है ना हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। हम जब अपना मसल वाला टॉपिक कवर करेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे कि कैल्शियम का हमारे मसल की मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स, हम पढ़ेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है जहाँ पर न्यूरॉन हमारे मसल को सिग्नल भेज रहे होते हैं
कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे मसल को सिग्नल भेज रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन बढ़ जाती है, मतलब न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बार बार मसल को सिग्नल, लगातार जो है ना मसल को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट है। इसी वजह से मसल जो है वो रिलैक्सेशन की स्टेट में आते ही नहीं और वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। अब नया सवाल ये उठता है कि न्यूरॉन जो है वो क्यों इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसकी वजह यही है क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हुआ हुआ होता है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उनका काम होता है कैल्शियम को रिलीज करना। तो न्यूरॉन बार बार सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ताकि कैल्शियम का लेवल जो मेंटेन हो सके। तो इस वजह से क्या होता है, मसल जो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में ट्विचेस यानी कि जो क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं मसल्स, और कन्वल्शंस मतलब कि जो है झटके लग रहे होते हैं। मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो एकदम जैसे झटके नहीं पड़ते, इस तरह से हो रहा होता है टैटनी के अंदर, ठीक है। अब इसकी स्वेयर कंडीशंस, अगर तो टैटनी को जो है सही से उसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लेरिंग्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ओपनिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका स्पैजम हो जाता है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है, अकड़ाव। स्पैजम का मतलब होता है अकड़ाव आना, कंट्रैक्शन की हालत। तो लेरिंग्स भी कंट्रैक्ट हो जाता है और तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका भी पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्वेयर किस्म की एक डिजीज़ होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं टेटनस पे। सो टेटनस जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका एक कॉजेटिव एजेंट होता है एक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, जिसका नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक MCQ है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब टेटनस के अंदर क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होता है ये अफेक्ट करता है। अब ये आपने सुना होगा कि जैसे कोई जंग वाली चीज़ हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे मतलब कि जैसे अगर कोई रोड वगैरह है वहाँ पर क्योंकि बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा होता है तो वह हमारी बॉडी में चले जाते हैं जब ब्लड निकलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, परसिस्टेंट पेनफुल स्पैजम ऑफ सम मसल्स, जिसकी वजह से भी हमारे जो मसल्स हैं उनका एक बहुत ही पेनफुल अकड़ाव हो जाता है। अब कौन कौन से मसल्स जो हैं वो उनका स्पैजम होता है या कौन से मसल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो जॉज, जो जबड़े होते हैं ना, उसकी स्टिफनेस हो जाती है, रिजिड हो जाते हैं। नेक मसल्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जबड़े वाला और ये नेक वाला रीजन जो है अकड़ा पड़ा है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्रंक जो होता है उसका भी स्पैजम हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो जॉज होते हैं ना वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। अगर टेटनस का अटैक हो जाए तो क्या हो जाता है, जॉज जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रंक उसका भी सारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और इसी तरह अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सो ये टेटनस था, ठीक है। टेटनस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या होता है, क्रैम्प्स को टेटनिक कंट्रैक्शन भी कहते हैं इंटायर मसल की। अब इसके अंदर भी जैसे हमने टेटनी पढ़ा है कि कंट्रैक्शन होती है, तो ये भी, लेकिन ये किसी एक मसल की कंट्रैक्शन हो सकती है और इसके अंदर भी मसल्स क्या हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं और ये ज़्यादातर थाई और हिप के मसल्स में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्रैक्शन होती है ये सिर्फ कुछ सेकेंड से कुछ आवर्स के लिए हो सकती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार जो हमारा जो थाई वाला रीजन होता है उसके अंदर एकदम से अकड़ाव हो जाता है और फिर वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद ही ठीक हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रैम्प्स, ठीक है। और ये ज़्यादातर रात के वक्त होते हैं या फिर हम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना तो उसके बाद होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो ग्लूकोज का लेवल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए हमारे ब्लड में, उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो कैटाइंस एनाइंस वगैरह और जो सॉल्यूशंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर उनकी जो है कमी हो जाए तो उस वजह से जो है क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है मसल फैटिग। अब मसल फैटिग में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की जो है वो सलाहियत नहीं होती। अब क्या होता है, जैसे कि अगर ATP की, इसके कॉज क्या है, तो ATP की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉस ब्रिज बनते हैं वो ATP की वजह से ही टूटते हैं। तो क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट नहीं पाते, जिस वजह से ATP की डेफिशिएंसी की वजह से क्रॉस ब्रिज जुड़े रहते हैं, वो टूट नहीं पाते। और एक जो है कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है मसल में, ये कब होता है कि जब अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे जो मसल्स है उन तक नहीं पहुंच रही होती। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती तो हमारे अंदर कौन सा सिस्टम शुरू हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है
और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से स्टूडेंट क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत ही पेनफुल महसूस हो रहा होता है। ठीक है, और फिर जब हम नॉर्मल मतलब कंडीशन में आते हैं, जब एक्सरसाइज वगैरह करके जब हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो फिर क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड दोबारा ग्लूकोज में टूटता है, तो हमारी जो मसल फैटिग है वो ठीक हो जाती है। तो जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो हमारे मसल बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस होते हैं और बहुत ही कंट्रैक्शन की स्टेट में होते हैं। इसलिए क्योंकि वो कंट्रैक्शन की स्टेट में होते हैं तो मतलब कि वो दोबारा से ना रिलैक्स होंगे, ना उनके अंदर से दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है। इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है एटीपी की डेफिशिएंसी। सो यहाँ पर जो हमारी मसल्स डिसऑर्डर्स हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। अब हम कुछ क्विज करते हैं, क्विज टाइम है। ठीक है, कुछ अपने इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स उनको जो है दोहराते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी या रोमेटॉइड या फिर नन। सो हमने पढ़ा है ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो उसके अंदर तो आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब डिजॉल्व होता है, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड क्योंकि जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड क्या है, एक मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो इसीलिए मेटाबॉलिक आर्थराइटिस कौन सा होगा, गाउटी आर्थराइटिस। नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटरक्लेटेड डिस्क, नोज, ईयर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसका करेक्ट आंसर हमने अभी पढ़ा। अब ये एमसीक्यूज इधर देने की वजह ये थी ताकि आपको एमडी कैट का जो पैटर्न होता है उससे भी आपको आगाह कराया जाए। अब देखें शुरू में उन्होंने एक आई कैचर जो है वर्ड रखा है ताकि कुछ स्टूडेंट जो कि जल्दी का शिकार होते हैं वो यहाँ से कंफ्यूज होकर अपना एमसीक्यूज रॉन्ग कर लें। हालांकि है ये बहुत एमसीक्यूज इजी। देखें इंटर का लफ्ज़ देखते ही कुछ स्टूडेंट जो बहुत ही जल्दी में होंगे इंटर का लफ्ज़ देखते ही इसको टिक कर देंगे और एंड पे उन्हें डिस्क भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो वो इस तरह से काफ़ी बार जो होता है ना, जो बहुत तवज्जो से नहीं पढ़ते तो वो इंटर डिस्क नज़र आ रहा होगा वो इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इंटरक्लेटेड डिस्क तो हमारे हार्ट के मसल्स में होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसलिए आपको बताया जाता है कि जो भी आप आंसर क्वेश्चन पढ़ें तो एमसीक्यू के जो ऑप्शन है उनको एक बार ध्यान से पढ़ लें, फिर अपना आंसर सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन। तो हम अभी तक पढ़ते हैं कि कैल्शियम जो है वही एक मसल कंट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आयोनिक इम्बैलेंस। अच्छा, आयंस के इम्बैलेंस की वजह से कौन सी जो है डिजीज़ होती है, टेटनस, मसल फैटिग, टेटनी या फिर क्रैम्प्स। तो जो क्रैम्प्स होते हैं वही आयोनिक इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयंस ही होते हैं ना, कैटायंस एनायंस वगैरह, तो उनके इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने सोचा कि पहले आपको जो है डिसऑर्डर्स कंप्लीट करवा दी जाए ताकि फिर आपका जो बोन के स्ट्रक्चर बोन वाला जो है टॉपिक वो कवर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मसल्स को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक किया करें और मुझे कमेंट में फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।